हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं। वैसे हमारी जो एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है वो पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक का नाम था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे पार्ट का नाम है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इस आयनिक इक्विलिब्रियम को हम लोग सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है ये होने वाला है इंट्रोडक्टरी सेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम और उसमें हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा फर्स्ट सेशन। तो जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे दो वर्ड है आयन्स और इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। किस चैप्टर में? केमिकल इक्विलिब्रियम में। वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ही देखा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और थ्रू आउट इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग कैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। तो वो वाला जो इक्विलिब्रियम है, जब उसकी बात हम लोग किसके साथ करने लगते हैं? आयंस के साथ। यानी किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, सपोज करते हैं बच्चों कोई रिएक्शन है हमारी CH3COOH और उससे हमारे आयन जनरेट होते हैं H+ और एसीटेट आयन, और इन दोनों के बीच में कोई अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेट होता है, मेंटेन होता है, तो ये इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ इस इक्विलिब्रियम में हमारी इन्वॉल्वमेंट किसकी है? आयंस की है। ये क्या है बच्चों? आयंस हैं। तो जिस भी इक्विलिब्रियम में बच्चों हमारी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी आयंस की, उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। और मेनली ये आयनिक जो आयंस होते हैं वो किस में होने चाहिए? एक्वस मीडियम में। आयंस इन एक्वस मीडियम। तो वो वाली जो बात है उसकी जो स्टडी है वो हम लोग करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो सेशन होगा वो देखेंगे इंट्रोडक्शन सेशन। इंट्रोडक्शन सेशन में हम लोग आज ही कवर करने वाले हैं। देख लेंगे क्या क्या करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन सेशन में हम लोग बच्चों बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। और वहाँ पर बात करेंगे कि क्यों हम लोग इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। फिर हम लोग सेकेंड सेशन में बात करेंगे बच्चों एसिड बेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की। एसिड बेस का जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देन हम लोग आयनाइजेशन की बात करेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे, Kb और Kw, यानी एसिड के लिए, बेस के लिए और वाटर के लिए, इन सब के बातें करेंगे हम लोग बाद में। फिर नेक्स्ट हम लोग रिलेशनशिप की बात करेंगे इन सब के बीच में। देन हम लोग बात करेंगे बच्चों सॉल्ट pH वैल्यू की, डिफरेंट pH के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे pH ऑफ सॉल्ट या फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देन हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट, और लास्ट में हम लोग बफर सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे। बफर सॉल्यूशंस, और बफर सॉल्यूशंस से पहले हम लोग एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये किसके लिए होता है बच्चों? जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनके लिए हम लोग निकालते हैं KSP, यानी सॉल्युबल प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों एक एक पार्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है इसमें जो आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और किस
प्रक्रिया में या किस केमिकल प्रोसेस में उसमें आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे माइकल फैराडे, उन्होंने कंपाउंड्स को जो फैराडे थे उन्होंने 2 कैटेगरी में बच्चों क्या किया, क्लासिफाई किया। एक को बोला इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी कैटेगरी को बोला इन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया? इन्होंने कहा कि जो कंपाउंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और जो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं, डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बेसिस पर इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई कंपाउंड्स की, एक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमारी केमिकल कंपाउंड से क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का जो मतलब है वो ये सीधा सीधा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कोई भी कंपाउंड तो उसमें क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर किसी कंपाउंड में अगर हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें बच्चों मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं लेकिन उसमें आयंस मस्ट बी प्रेजेंट, यानी आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, ओनली देन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उस सॉल्यूशन से या फिर उस कंपाउंड से। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है इसका मतलब है आयंस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते बच्चों। ये कैटेगरी किसने बताई, हमारे जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे ने। तो आयंस का सीधा सीधा हमारा रिलेशन है किससे, आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो हमें इस चैप्टर में किसकी बात करनी होगी, हमें बात करनी होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे एसिड भी आ सकते हैं बच्चों, बेसिस भी आ सकते हैं, सॉल्ट्स भी आ सकते हैं, और जो भी कैटेगरी होगी जिसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं इस कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस या फिर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बच्चों कह सकते हैं अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बच्चों आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 2 और कैटेगरी में। तो देखते हैं बच्चों कौन सी कैटेगरी है वो, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को आगे फर्दर और डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ये किस बेसिस पर यहाँ पर अलग किए गए बच्चों। सो बच्चों हम लोगों ने एसिड बेस की स्टडी की थी क्लास 10th में, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया था कि एसिड के लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि स्ट्रॉन्ग हम लोग किसको कहते थे और वीक किसको कहते थे। तो ये सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 100% डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं लगभग 100%। जैसे वहाँ पर बच्चों कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, HCl था। तो HCl को पानी में डालने पर वो H+ और Cl में डिसोसिएट हो जाता था, मतलब सारा का सारा जो HCl है वो H+ और Cl में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये HCl को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं और सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जिनका डिसोसिएशन लगभग क्या हो, 100% हो, पूरा का पूरा जो हमारा एसिड बेस या फिर जो सॉल्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए या फिर डिसोसिएट हो जाए। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या बात होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है
तो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयनाइज तो होगा, डिसोसिएट तो होगा, लेकिन क्या होगा, स्लाइटली डिसोसिएट होगा, स्लाइटली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्शियली डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट। अब इसका भी बच्चों एक एग्जाम्पल है, अगर हम लोग एसिड या बेस के टर्म्स में लेते हैं, अगर हम लोग वीक एसिड लेते हैं तो हमारा एक होता है CH3COOH, तो ये किस में ब्रेक होता है, CH3 यानी एसिटेट आयन, और अगर ये एसिड है तो यहाँ पर जो ये एसिटिक एसिड जो ब्रेक हो रहा है वो प्रैक्टिकली देखा गया कि लगभग ये ओनली 5% ही डिसोसिएट होता है, जबकि यहाँ पर HCl के केस में ये 100% डिसोसिएशन दिखा रहा है, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये केवल ओनली 5% या 5% से भी कम यहाँ पर डिसोसिएशन होता है। तो ये जो होता है, जब डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पर बहुत ही कम डिसोसिएशन होता है, जिससे कि ये अमाउंट होता है, जो आयंस का अमाउंट होता है वो बहुत ही लो होता है। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द अमाउंट ऑफ आयंस इज 100%। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या हो सकते हैं, अगर उनके एग्जांपल देखें तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे क्या होते हैं, NaOH, KOH, है ना। और हमारे क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, यानी जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो एसिड और बेस का मिक्सचर होते हैं, तो एसिड और बेस में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग देखें तो HCl और KOH का अगर हम लोग मिक्सचर देखें तो KCl ये हमारा हो सकता है, और Na2SO4 इन दोनों का मिक्सचर देखें तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है वो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, या एसिड या बेस में से कोई भी एक हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन वो किसकी कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में बच्चों यहाँ पर आएगा। अब अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सारे वीक एसिड यानी CH3COOH जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। या फिर हमारे वीक बेसिस कौन से होते हैं, वीक बेसिस हुआ हमारा NH4OH, ये हमारा वीक बेस हुआ, और हम लोग NH3 की बात कर सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर सॉल्ट की बात करें तो वो वीक एसिड और वीक बेस से जो बना हुआ सॉल्ट होगा वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो बच्चों ये हमारी कहानी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स में हमको आयंस फॉर्म होते हैं, इसलिए हमको आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसलिए हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये बच्चों अगर पूरा का पूरा जो हमारा रिएक्टेंट है अगर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी इरिवर्सिबल टाइप की हो जाती है। और जब इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन हो जाती है तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाता है तो यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर केवल 5% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब है ये जो आयंस हैं ये भी किधर जाएंगे, अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की तरफ। तो इसका मतलब है इस अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयंस के बीच में हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसोसिएशन है वो 100% ना होके बहुत ही कम होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो आगे जब भी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रिया देखेंगे, चाहे वो एसिड के बारे में हो, चाहे वो बेसिस के बारे में हो, चाहे वो सॉल्ट्स के बारे में हो, तो हम लोग बात करेंगे केवल वीक एसिड, वीक बेस या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि बच्चों केवल इसी केस में हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किस तरीके से आयन प्रोड्यूस करते हैं और कैसे हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारी
आयनिक इक्विलिब्रियम को शो कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने जाना कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद बच्चों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में सेपरेटली। तो आई होप बच्चों कि आज की जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें आप लोगों ने समझा होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्यों हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड, बेस और इन सब की बात हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।